नमस्कार दोस्तों, आज हम नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है नारीवादिता तथा समाजवादी नारी, फेमिनिस्ट एंड सोशलिस्ट। आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे किसका? नारीवाद का। किसका करेंगे? नारीवाद का। नारीवाद क्या है? नारीवाद सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर नारी की स्वतंत्रता के लिए एवं समान स्तर पर नारी की सहभागिता के लिए किए गए अथक प्रयासों को नारीवाद कहा जाता है या नारीवाद से जोड़कर देखा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं साइमन डी बुइस। साइमन डी बुइस की पुस्तक सेकंड सेक्स में नारीवाद का उदय माना जाता है, अर्थात इस पुस्तक के उदय से ही नारीवाद का उदय माना जाता है। नारीवाद का जो प्रमुख दर्शन है वह नारी की मुक्ति, नारी को स्वतंत्रता, नारी को अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नारी की सहभागिता को किस तरह बढ़ाया जाए, नारी की सहभागिता को किस तरह योगदान में परिवर्तित किया जाए, ये सब नारीवाद के खड़े हुए आंदोलन से जोड़े जाते हैं। इन सबको नारीवादिता में शामिल किया जाता है। आइए हम अब जो है नारीवाद की प्रमुख विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है नारीवाद की सबसे पहली विशेषता है परिवार की संस्था का विरोध। नारीवादी आंदोलन या नारीवादी समर्थकों ने परिवार की संस्था का विरोध किया। उनका मानना था कि परिवार ही महिला की अधीनता एवं उत्पीड़न का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि परिवार नारी को या नारी की भूमिका को चार दीवारी के भीतर सीमित कर देता है। परिवार स्त्रियों को उनकी क्षमताओं को विकसित करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं करता है। इतना ही नहीं, परिवार में बच्चों का समाजीकरण भी इस प्रकार से होता है कि पुरुष का स्त्री पर प्रभुत्व बना रहे, यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को परिवार द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए नारीवादी विचारधारा ने परिवार नामक संस्था का विरोध किया। दूसरी विशेषता है स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता। नारीवादी विचारधारा के लोग स्त्रियों पर पुरुषों का प्रभुत्व का मुख्य कारण आर्थिक निर्भरता को मानते हैं, क्योंकि नारियां पूर्ण रूप से पुरुषों पर आर्थिक रूप से आश्रित होती हैं। इसलिए नारीवादी समर्थक लोगों ने स्त्रियों को शिक्षित करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिए जाने पर जोर दिया है, क्योंकि उनका मानना है यदि स्त्रियां आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगी तो वे पुरुषों पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपना जीवन यापन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकेंगी। इसलिए नारीवादी विचारक समर्थकों ने स्त्रियों को शिक्षित करके विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे डॉक्टरी हुआ, वकालत हुआ, इंजीनियरिंग हुआ आदि करने पर जोर दिया।
नंबर तीसरी विशेषता जो है वो है एक पति पत्नी विवाह का विरोध। नारीवादी आंदोलनकारियों ने एक पति पत्नी विवाह का विरोध किया। स्त्रीवादी विचारक एक पति पत्नी विवाह की प्रथा के विरुद्ध हैं। उनका मानना है कि इस प्रथा के अंतर्गत एक स्त्री अपने पति की दासी बनकर रह जाती है तथा अपनी सारी उम्र अपनी पति की सेवा, बच्चों के पालन पोषण तथा घर के अन्य कामों को करने में व्यतीत कर देती है। इसलिए स्त्रियों को इस दासता की प्रथा से मुक्ति दिलाया जाना चाहिए, अर्थात एक पति पत्नी विवाह की प्रथा को बंद कर देना चाहिए, ऐसा मानना था नारीवादी आंदोलनों का। चौथी विशेषता है समान अधिकार तथा समान अवसर। नारीवादी विचारधारा के लोगों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने की वकालत की है। वे मानते हैं कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध हों, उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सभी प्रकार के अधिकार पुरुषों के समान ही प्राप्त हों। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत करने, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को अपनाने, संपत्ति रखने तथा विवाह एवं तलाक के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्त्रियों को मताधिकार का प्रयोग करके चुनाव लड़ने तथा उच्च सरकारी पद ग्रहण करने के अधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। नौकरी के मामले में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना है नारीवादी आंदोलनकारियों का, नारीवादी समर्थकों का। पांचवी विशेषता है बालकों की सार्वजनिक देखभाल। कुछ नारीवादी समर्थकों का मानना है कि बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी समाज की भी होनी चाहिए। महिला प्रसूति गृह एवं बाल पोषण गृहों तथा शिशुओं के उपचार के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा सामूहिक रूप से होनी चाहिए। छठवीं विशेषता है स्त्रियों की परंपरावादी भूमिका में परिवर्तन। नारीवादी विचारकों का कहना है कि परंपरावादी विचारधारा के अनुसार स्त्रियों को ही घर का कामकाज करना, पति की सेवा करना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि करना होता है। वे इस विचारधारा के विरुद्ध हैं। उनका मानना है स्त्रियों की यह भूमिका दैवीय न होकर पुरुषों के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यह व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तभी नारियों को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अन्यथा उनकी भूमिका में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। नंबर 7वीं विशेषता है स्त्रियां लैंगिक प्राणी नहीं है, मानव है। नारीवादियों का विचार है कि स्त्रियां केवल लैंगिक प्राणी नहीं है तथा स्त्रियों को केवल माता, बहन, पत्नी आदि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। नारीवादियों का विचार है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान योग्यता एवं बुद्धि रखती हैं तथा वे सभी कार्य करने में सक्षम हैं जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों की अधीनता स्त्रियों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें पुरुषों के समान विकास के अवसर उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। 8वीं विशेषता है लैंगिक स्वतंत्रता। कुछ उग्र नारीवादियों की मान्यता है कि काम वासना की पूर्ति एक निजी पहलू है। कैसा है? एक निजी पहलू है। काम वासना की पूर्ति एक निजी पहलू है जिसमें समाज को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचे। अतः
उग्र नारीवादी विचारधारा वाले लोग स्त्री को अपनी स्वेच्छा अनुसार यौन संबंध जोड़ने एवं तोड़ने की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं। उनका ये मानना है कि स्त्री को किसके साथ यौन संबंध बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, ये स्वयं तय करना चाहिए। 9वीं विशेषता है प्रत प्रधानता का विरोध। नारीवादी विचारधारा के लोग प्रत प्रधानता को ही स्त्रियों के शोषण, दमन तथा उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का कारण मानते हैं। प्रत प्रधान समाज में पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता स्थापित करता है तथा उसे निर्देशित करता है। नारीवादी विचारधारा के समर्थक लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका मानना है कि जो है पुरुषों को नारियों को अपने अधीन करने या उन्हें निर्देशित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। 10वीं विशेषता है स्त्रियां एक उत्पीड़ित वर्ग हैं। नारीवादी विचारधारा के लोग स्त्रियों को उत्पीड़ित वर्ग समझते हैं, मानते हैं। उनका कहना है कि समाज में सर्वाधिक शोषण का शिकार एक नारी होती है। परंपरागत रूप से पैतृक संपत्ति में उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। वे सदैव पुरुषों के पीछे चलती हैं। वे संपत्ति की मालिक नहीं बन सकती थी, ना ही नौकरी आदि करके स्वनिर्भर बन सकती थी। आज अधिकांश स्त्रियां अपने परंपरागत कार्यों जैसे घर का कामकाज करना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का लालन पोषण करना तथा घर के सभी सदस्यों की सेवा करना आदि में व्यस्त रहती हैं। अधिकांश स्त्रियां आज भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। इसलिए नारीवादी विचारधारा के लोग उन्हें उत्पीड़ित वर्ग में सम्मिलित करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है नारीवादिता के प्रमुख तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ फेमिनिस्ट। नारीवादिता के प्रमुख तत्व में सबसे पहला तत्व है प्रेरणा। क्या है दोस्तों? प्रेरणा क्या है? नारीवादी का उद्देश्य है कि जो स्त्रियां शताब्दियों से चार दीवारी के अंदर कैद रहने वाली महिलाएं हैं, उन्हें बाहर निकालकर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिलाओं को सफल एवं स्वतंत्र बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिलाओं की सफल एवं स्वतंत्र जीवन के लिए पारिवारिक बंधनों जैसे बच्चों की देखभाल आदि के लिए विशेष उपचार गृहों की व्यवस्था जैसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये प्रेरणा हुआ। नंबर दूसरा है पितृसत्ता का विरोध। नारीवादिता का दूसरा प्रमुख तत्व है पितृसत्ता का अंत करना। यानी पितृसत्ता में, जो कि मैंने पहले विशेषताओं में बताया है कि पुरुष नारी का दमन, शोषण, अधिकार एवं निर्देशन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि नारियों को पितृसत्ता का विरोध करना चाहिए। नारीवादी विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि पुरुषों को उच्च एवं स्त्रियों की निम्न स्तर दर्जा देने का अंत करना चाहिए। तीसरा तत्व है प्रजातांत्रिक संरचनात्मक आधार। सभी को एक समान अधिकार तथा एक समान अवसर प्रदान करना ही देश की प्रजातांत्रिक संरचना का आधार है। यह तत्व नारीवाद के आधार पर प्रदान करता है। इसके अंतर्गत स्त्री एवं पुरुषों को समान जीवन जीने के लिए समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, और ये ऐसा मानना है। अगला नंबर चौथा जो है समानता। नारीवादियों का मानना है
कि पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी लैंगिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुछ उग्रवादी नारीवादी विचारधारा के लोग तो स्त्रियों के स्वैच्छिक यौन संबंध स्थापित करने पर भी जोर देते हैं। उन्हें वे मानते हैं कि स्त्रियों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि बेड़ियों को तोड़कर, धार्मिक आदि अंकुशों को तोड़कर अपने स्वेच्छा से अधिकार प्राप्त हो। वे जिसके साथ चाहें संबंध बनाएं, जिसके साथ नहीं चाहें ना बनाएं। मतलब उनके यौन संबंध बनाने पर किसी का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगली जो है विशेषता है वो आत्मनिर्भरता। नारीवादी विचारधारा के प्रमुख तत्व में है आत्मनिर्भरता। नारीवादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि नारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही बचपन से ही प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें भी पुरुषों के जैसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो प्रेरित होकर स्वयं को स्वतंत्रता की ओर ले जाएं और पुरुषों की तरह ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त करें। अगला तत्व जो है नंबर 6, लैंगिक भेद। लैंगिक भेद यानी स्त्रियों एवं पुरुषों को समान रूप से सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी लैंगिकता को आधार बनाकर पक्षपात एवं भेदभाव करना नारीवाद के अनुसार पूर्ण रूप से अन्याय है। पारिवारिक वातावरण में भी बालिकाओं के पालन पोषण में, उनकी देखभाल, लिखाई पढ़ाई के लिए भी समान अवसर तथा शिक्षा द्वारा समानता का अधिकार दिलाना नारीवाद का केंद्र बिंदु है। अगला तत्व है दासता की स्थिति से मुक्ति। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करता है जिसमें नारियों की दासता की स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए बाल विवाह प्रथा के अंत पर जोर दिया जाना चाहिए। सामान्यतः लोग स्त्री का जीवन अपने पति, परिवार तथा बच्चों की देखभाल करना ही मानते हैं, तो नारीवादी विचारधारा ये मानते हैं कि स्त्रियों को इस प्रकार की दासता से मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में नारी की स्थिति देखकर हम ये कह सकते हैं कि उक्त बातें पूर्ण रूप से आज के समाज पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि आज नारी समान सामाजिक पहचान, जागरूकता एवं उन्नति में समान रूप से अवसर भुनाने में लगी हुई है और समान रूप से उन्हें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अब नारीवादिता के आवश्यक अधिकार क्या होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा समझते हैं। तो नारीवाद के आवश्यक अधिकार में चूंकि हम ये जानते हैं कि राजनीतिक अधिकार एक आधारभूत अधिकार है, क्योंकि वर्तमान समय में बाध्यकारी शक्ति में सरकार एवं संविधान अपना अस्तित्व प्राप्त कर चुके हैं और सरकारें संवैधानिक रूप से भी नारियों को स्वतंत्रता, समानता देने के पक्षधर हैं। इसलिए नारीवादिता के आवश्यक अधिकारों में नारीवाद का प्रमुख उद्देश्य है कि नारियों को समान रूप से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को परिभाषित करना, स्थापित करना या उनका बचाव करना है। इसके अंतर्गत कुछ तत्व हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो तत्व है वो है महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान ही अवसर प्रदान करना। दूसरा जो अधिकार है वो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना। तीसरा अधिकार है संपत्ति और मताधिकार के मामले में समानता रखना। चौथा अधिकार है घरेलू हिंसा व यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करना। पांचवा अधिकार है मातृत्व अवकाश प्रदान करना। छठवां अधिकार है राजनीतिक और कानूनी रूप से समान अधिकार प्रदान करना। इस तरह से ये 6 अधिकार जो है नारीवादिता के आवश्यक अधिकारों में
समृद्ध किए जाने चाहिए। ऐसी विचारधारा नारीवादी समर्थक लोगों की है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप सब घर रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो वीडियो के प्रति आप लोगों की उदासीनता है उसे दूर करिए। ये आपका सिलेबस है, आपको परीक्षा देनी है, इसलिए आप इसको देखें, वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। यही आपके लिए हितकर होगा। बाकी फिर आपकी इच्छा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।